MCQs पार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो वॉच करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बाकी ये है कि वीडियो ऑनलाइन वॉच किया करें, डाउनलोड करके ना वॉच किया करें, बिकॉज उससे हमारा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। तो कोशिश किया करें थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो ऊपर से फिर अगर आप सिंपल एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उस पर तो इतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज सिर्फ उस चैप्टर के आपने कंसेप्ट क्लियर करने होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव पार्ट पे वीडियो बना रहे होते हैं तो आपने 23 से लेकर 45 लेक्चर तक आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए फिर वीडियो बनाना फिर इसको सोल्व करना तो मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, ऐसे ना जाया करें। और बाकी ये है कि वीडियो फुल वॉच किया करें। और उन स्टूडेंट से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है जो कि गूगल से वीडियो डाउनलोड करके मतलब कि गूगल से फाइल वगैरह डाउनलोड करके तो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर देते हैं तो अपनी तरफ से तो वो सही देते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा उस फाइल के ऊपर जो MCQs होते हैं वो क्या होते हैं, गलत मार्क हुए देते हैं। तो कोशिश क्या करें, या तो आप खुद फाइल सोल्व कर लिया करें अगर आपके पास टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप YouTube पे वीडियो वॉच कर लिया करें। इससे ये होगा कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा किस तरह के MCQs आते हैं, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि YouTube पे वीडियो वॉच करें तो फुल वॉच किया करें, तो ताकि आपको फ़ायदा भी हो। तो वीडियो में ज़्यादा कंसेप्ट ही काम आता है, तो अपने कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया करें। तो टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G दैट कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ G एंड इज अ ट्री इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। तो जी स्पैनिंग ट्री की सिंपल डेफिनेशन उन्होंने बताई हुई है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी कौन से MTS 202 के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिसका सब्जेक्ट है थोड़ा मुश्किल भी है थोड़ा ईजी भी है, बस मिक्स ही है। चलें हम देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज बहुत कीमती टाइम है भाई। स्पैनिंग ट्री क्या है जी हमारे पास, तो हम इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन ये है हमारे पास जी। तो स्पैनिंग ट्री जो है एक ऐसा ग्राफ है जो सब ग्राफ ऑफ G दैट कंटेन एवरी वर्टेक्स ऑफ G एंड इज ट्री। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, स्पैनिंग ग्राफ की। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास जी, इसका करेक्ट ऑप्शन स्पैनिंग ट्री है। सिंपल उन्होंने स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन दी हुई थी। वर्टेक्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1, ये मैं आप लोगों को इसलिए साथ साथ हैंड आउट करवा रही हूँ ताकि एक तो आप लोगों का डाउट वगैरह क्लियर हो जाए, बाकी ये है कि आप लोगों के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अगर तो ग्रेटर देन है 1, आई थिंक ये MCQs था यार। मैं आप सर्च करती हूँ बिकॉज इसके साथ एक और भी MCQs है। हाँ ये, तो अगर वर्टेक्स ऑफ डिग्री जो है वो 1 है तो क्या होगा ट्री की, तो वो है टर्मिनल वर्टेक्स। ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं व्हाट इज टर्मिनल वर्टेक्स। तो टर्मिनल वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री 1 होती है ट्री में, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल वर्टेक्स, और उसको हम लीफ भी कह सकते हैं। एंड वर्टेक्स ऑफ डिग्री अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसको हम कहेंगे इंटरनल वर्टेक्स या ब्रांच वर्टेक्स। तो इधर उन्होंने हमें ब्रांच वर्टेक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनल वर्टेक्स का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर इंटरनल वर्टेक्स का दिया होता तो हम इंटरनल वर्टेक्स लगाते हैं, तो इंटरनल वर्टेक्स भी इसको हम कहते हैं और ब्रांच वर्टेक्स भी। तो यहाँ पे उन्होंने हमें ब्रांच वर्टेक्स दिया हुआ है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ब्रांच वर्टेक्स। आगे नेक्स्ट MCQs की तरफ हम चलते हैं। MCQ नंबर 3 है जी हमारे पास, अ सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्टेक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल। तो ऐसा वर्टेक्स जो सिंगल वर्टेक्स के ऊपर कंसिस्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सर्कट इसका जी हम सिंगल वर्टेक्स सर्च करते हैं, शायद आ जाए। बिकॉज सच हैंडआउट से दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों के ये देखें जी, आर्टेरियल वॉक फ्राम वी कंसिस्ट ऑफ, आई थिंक यही है, तो चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी इसका आंसर यही है, सिंगल वर्टेक्स को हम ट्रिवियल कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट MCQ जो है हमारे पास, इफ अ ग्राफ इन अ ट्री देन इट हैज़ ओनली 1 स्पैनिंग ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट MCQ है जी, द लॉजिकल एक्सप्रेशन PRQ विल बी रीड हैज़ PRQ। तो PRQ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि ये जो दरमियान वाला साइन है ये वाला, इसको हम इंग्लिश में और कहते हैं। और ये वाला साइन है, अगर इस तरह MCQ पता कर लें आपको कि आप इसको कैसे रीड करेंगे, तो इसको हम कहते हैं एंड, ये वाला एंड। तो ये आर का साइन है और ये किसका है, एंड का। तो ये आपने हैज़ा दोनों MCQ याद रखने हैं ताकि इसमें से एंड का पता कर लें तो भी आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट MCQs है, अगर तो जो है P है वो रेड है और जो है Q है वो है हमारे पास हार्ट, देन इट इज़ नॉट रेड बट हार्ट। इसको हम डिनोट करेंगे P एंड डबल डॉट जो है कॉलन इसको बोलते हैं
क्यू। तो ये क्या है, ये ट्रू कंडीशन है बिकॉज इट इज़ रेड जो है ये क्या है, पी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ नॉट रेड, तो वैसे तो हम इसको लिखेंगे तो ऐसे ही नॉट पी, फिर इसको आगे डालेंगे एंड का साइन और फिर क्यू। लेकिन जब ये कंडीशन जो है एंड की कंडीशन है, तो एंड की कंडीशन क्या होती है, पी एंड। पी एंड मतलब कि अगर 0 और 1 है तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0, और अगर तो आ रहा है ऑप्शन 1 और 1 दोनों कंडीशन ट्रू है तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे जो कंडीशन इन्होंने दी हुई है तो ये ट्रू है इसका आंसर, बिकॉज दरमियान में ये जो इन्होंने 2 कॉलन डाले हुए ना, इसको नॉट बोलते हैं आई थिंक लॉजिकल में। ये जो इन्होंने कॉलन डाले हुए हैं इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल में इसको नॉट बोलते हैं, ये सॉरी। उसके बाद इसका आंसर ट्रू है। आगे इफ़ ए बी एंड सी जो है ये क्या है, सब सेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये किसके इक्वल है जी। ये जो है ये फार्मूला ये आई थिंक मिड टर्म से आया हुआ है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट फिर भी ये चेक कर लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी के ही इक्वल होगा। तो ये इन्होंने फार्मूला पता किया है एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आप लोग तैयार कर लें बिकॉज MCQs रिपीट हो भी जाते हैं, मिड टर्म से भी 2 से 3 MCQs आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी को करेंगे, फिर इक्वल इसको रखेंगे आप ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फिर आपने किसको, पहले हमने ए यूनियन बी को किया था, पहले आपने बी यूनियन सी के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देनी है, फिर आपने ए यूनियन बी के। तो आपका अब इन्होंने हमसे पूछा था कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाली लास्ट वाली चीज़ पूछी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो है ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इसके इक्वल है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये जो लास्ट वाला है ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। अगर द पावर सेट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। तो ये क्या है, करेक्ट, बिकॉज जो पावर सेट होता है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो सबसेट है वो क्या है ए, तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे पी ऑफ ए। तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट MCQ जो है हमारे पास, नेक्स्ट MCQ जी, आइडेंटिफाई करें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर 3 सेट। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ए बी और सी, तो ये तीनों क्या हैं, सेट हैं। तो इनका एसोसिएटिव लॉ हमने कैसे लेना है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पहले आपने ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है। आपने सिंपल ए बी सी के दरमियान में यूनियन का साइन डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल का साइन डालना है। फिर आपने क्या लिखना है, ए यूनियन ए बी सी। पहले आपने 3 सबसेट लिखने हैं, फिर दरमियान में इनके यूनियन का साइन डाल देना है। पहले आपने इधर से ब्रैकेट क्लोज करनी है बी यूनियन सी से, फिर आपने ए यूनियन बी से। तो ये क्या है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो ये ट्रिक आपने लाजमी याद रखनी है। इफ एफ एंड जी जो है ये भी अब मिड टर्म का MCQs आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज, बट फिर भी देख लें बिकॉज मिड टर्म से काफ़ी MCQs रिपीट भी हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर एफ और जी जो है वो क्या है, फंक्शन है जिसको आप डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, 2x + 3 एंड जी ऑफ एक्स 3x + 2 देन कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी। तो इसमें ये करना होता है कि आपने एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू को कंपोजिट करना होता है, पुट करना होता है। जैसे कि अब आप इसमें एफ हमारे पास क्या है जी 2 है, फिर आप x की जगह आप पुट कर देंगे जी 2, तो x की जगह आप 3 आई थिंक पुट करेंगे, 3x + 2। तो इस तरह ये MCQ सोल्व होंगे। तो 2 3 6 बन जाएगा, तो 2 और 2 2 आई थिंक 4 बन जाएगा, तो 6 + 4 और ये इसका आई थिंक ये हमने लिखा नहीं है, +3 इसका आंसर। तो ये जो 4 है इसमें से 4 + 3 सॉरी प्लस ये लैपटॉप पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 6x + 7 आंसर आ जाएगा। 6x 4 और 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 7। तो ये इसका लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो ये मैंने मिड टर्म की जो MTH 202 की वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको ये कंपोजिट फंक्शन बताए थे। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मुझे लगता है मिड टर्म में फाइनल टर्म में से एक आधे MCQs आपको दे दें। तो बिकॉज जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस फाइल में वो ये सारी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसमें, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया कि इसमें आपने f में g ऑफ x की वैल्यू को पुट करना होता है। तो अब f की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 2 थी और g ऑफ x की वैल्यू क्या थी, 3x + 2। तो ये हमने इसको पुट किया तो हमारे पास 6x + 7 आ गया। नेक्स्ट MCQs भी आपने इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेना है। तो अभी हम नेक्स्ट को नहीं सोल्व करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 2x² - 1।
तो इसको भी आपने ऐसे ही एफ में जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो है आप एक बार बस इसका मेथड समझ लें, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज मिड टर्म से 2 या 3 MCQs रिपीट हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बाकी ये हमारे पास न्यू MCQs है जी। लेट एफ इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली बाय एफ ऑफ 0 जो है हमारे पास 3 है, ये मैंने इसको सोल्व भी किया हुआ है। तो एफ ऑफ 3 क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 0 है हमारे पास 3, एफ ऑफ n+1 जो है हमारे पास 2 है, तो 2 एफ ऑफ n+3, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया 2 एफ ऑफ n+3। तो हाँ एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले जो है एफ ऑफ 0 क्या है हमारे पास 3, तो एफ ऑफ n+1 जो है ये इक्वल है हमारे पास एफ ऑफ n+1 जो है ये इक्वल है हमारे पास 2 एफ ऑफ n+3 के। और जब हम इस इक्वेशन को कंप्यूट करेंगे तो जो एफ ऑफ n+1 है तो इसको हम एफ ऑफ n बना देंगे, बिकॉज एफ ऑफ 1 बनाने के लिए पहले हम इसको एफ ऑफ n पुट करेंगे। और जो 2 एफ ऑफ n है तो एफ ऑफ n जो है इसकी जगह हम 0 को पुट कर देंगे। और फिर आगे नेक्स्ट जो है हम +3 वैसे ही आ जाएगा ये। तो उसके बाद आ जाएगा एफ ऑफ 1 जो है एफ ऑफ n की जगह आप एफ ऑफ 1 कर देंगे। फिर 2 एफ ऑफ 0 की वैल्यू नीचे हमने पुट कर दी है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 हमने इधर लगा दिया, दरमियान में डॉट का साइन लगा दिया, आगे +3, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर आगे 2 3 6 और ये 3 हम इसमें जब प्लस करेंगे तो 6 + 3 जो है हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 9। तो 9 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQ क्या है हमारे पास 1 + 2 + 3 + n = n+1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर ऑल इंटीजर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू देन 1 p ऑफ k क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उन्होंने बोला है जो n है वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू 1 हो। तो ग्रेटर या इक्वल टू 1 के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, ये थोड़ा हैंग हो गया, तो इसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे ये वाली। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका करेक्ट आंसर है 1 + 2 + 3 + l + k + 1। तो ये किस चैप्टर से आया, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 23 से आया। MTS 202 का लेक्चर नंबर 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन वाला। उसमें शार्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। MCQs काफ़ी उसमें से रिपीट आपको मैं दिखाऊँगी। तो इंडक्शन वाला जो चैप्टर है आपका, ये अभी हमारे पास ये ओपन हो गया भाई। आगे नेक्स्ट को MCQs है, मैं आप लोगों को फिर दिखाती हूँ, बल्कि 1 मिनट में आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने ये देखें, अब इधर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जी इसमें जो है बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैज़ अ शॉर्ट, उसके बाद हैज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन भी, हैज़ अ MCQs भी, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसमें से आ सकता है। तो आपने लेक्चर नंबर 23 को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं, शॉर्ट भी पता कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और MCQs के चांसेस होते हैं, बट आपने इसको हैज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इसको तैयार कर लेना है। तो फिलहाल हम MCQs करते हैं। आगे देखें, ये वाला भी आप इधर से ही आया हुआ है इसी चैप्टर से। इन मैथमेटिकल इंडक्शन जो इंडक्टिव स्टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ये करेक्ट है। मैं 100 से भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो अभी मैंने इसको इधर देखा था, ये देखें, ये इंडक्टिव स्टेप क्या है, P ऑफ k इज़ ट्रू देन P ऑफ k + 1 जो है वो क्या होगा, ये वाला है इंडक्टिव स्टेप जो P ऑफ k, तो P k + 1 जो है वो किसके लिए ट्रू होगा। तो 1 मिनट में इसको साफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके समझ आए। ये वाला देखें आप P ऑफ, ये सिंपल एक फार्मूला आप लोगों ने इसको तैयार करना है। इसकी एग्जांपल है ये फॉर ऑल ऑफ k इंटीजर के लिए जो P ऑफ k होता है वो किसके इक्वल, आगे इम्प्लीफाइज लगा के P ऑफ k + 1 इसको आपने तैयार कर लेना, चाहे रटा लिखें जैसे तैयार करें। और आपसे बेसिक स्टेप भी पता कर सकते हैं, जो प्रोपोजिशन P ऑफ 1 है वो क्या है, वो ट्रू है। बेसिक स्टेप में जो प्रोपोजिशन P ऑफ 1 है वो क्या है, ट्रू है। तो इधर से MCQs काफ़ी आते हैं, तो आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना अच्छे से। आगे जो है हमारे पास नेक्स्ट MCQs क्या है जी, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया होगा, P ऑफ k + 1। तो ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे क्या है जी हमारे पास P ऑफ n इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। आप लोगों को तो मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। P ऑफ n जो है वो क्या है, इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। फॉर आर पॉजिटिव को ये सोल्व करने वाला हुआ तो मैं आपको करवाऊंगी साथ साथ। एन जो है एफ ऑफ n - 1 इसको डिविजिबल करेंगे किसके ऊपर, 4 के ऊपर, बिकॉज जब आप 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4। तो आपने बस इसको सिंपल एक बार देख लेना है। इंटीजर जो है n वो क्या है प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ जो n है वो क्या है ग्रेटर देन 1 हो। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर r एंड s इफ़ r इज इक्वल n इज इक्वल टू r डॉट s। तो ये क्या है, ये आपका ये पूरा टेबल है जी बेसिक्स का। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार प्राइम, ये देखें सम बेसिक जो है
ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हैज़ा एमसीक्यूज़ भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पता कर सकते हैं। तो इधर से इन्होंने जो हमसे एमसीक्यूज़ पता किया है अभी वो ये है कि जो इंटीजर होता है एन वो एक प्राइम है इफ़ एंड ऑनली इफ एन जो है ग्रेटर देन 1 एंड फॉर ऑल इंटीजर आर और एस इफ जो है एन इज इक्वल टू आर डॉट एस, आर जो है 1 के इक्वल होगा और जो एस है वो भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। तो ये आप लोगों ने सारे इसके तैयार करने हैं, बेसिक्स जो हैं इसमें से आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ पता कर सकते हैं, तो आपने इस सारे टेबल को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हम चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 है, आर इज इक्वल्स टू 1 एंड एस इज इक्वल्स टू 2। तो 1 और 2 जो है ये दोनों के हैं प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर 2 से ज़्यादा ना आए, मतलब कि उसके जो डिविजिबल है वो 2 से ज़्यादा ना है। तो हमारे पास जो प्राइम इंटीजर होते हैं जैसे कि 2 हो गया, 7, तो ये जो है सारे क्या है हमारे पास प्राइम इंटीजर हैं, मतलब कि जिनको डिवाइड वगैरह करें, मतलब 2 से ज़्यादा जिनकी ना आ रहे हों पॉजिटिव इंटीजर। आगे हमारे पास है क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के डी देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट। तो ये सिंपल क्वेश्चन रिमाइंडर का फॉर्मूला है, एन इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। तो ये इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दी वर्ड डैश रेफर टू अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन। तो है एल्गोरिथम जो है रेफर करता है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग सम एक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारे पास द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 27 एंड 72 इज। तो ये सोल्व मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने 27 को 72 को क्या करना है डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 27 के ऊपर। तो बड़ी वैल्यू को जब आप छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा 2। फिर आपने क्या करना है, ये जो 72 है इसको 2 से माइनस करना है और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 27 से, मतलब जो आंसर आता जाएगा आपने उसको माइनस करना है और मल्टीप्लाई उस वैल्यूज़ करना है जो आपने जिसके ऊपर आपने डिवाइड किया था पहले, उसके साथ आपने अब मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि इस पहले आपने 72 को डिवाइड किया था 27 पे, अब आपने और आंसर आया था हमारे पास 2। तो अब आपने क्या करना है 72 को माइनस कर देना है किस में से, 2 से, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 27 से। तो जब आप इसको 72 को में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। तो जब आप 70 को डिवाइड करेंगे 27 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अब 27, पहले हमने 72 को डिवाइड किया था 27, अब 72 हो गया डिवाइड। अब हमने नेक्स्ट किसको करना है, अब हमने 27 को करना है। 27 को जब हम 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 1। फिर हमने क्या करना है 27 में से 1 को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से हमने क्या कर देना है माइनस, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 18 के साथ। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 9। हमने कोशिश करनी है कि जो रिमाइंडर है हमारे पास 0 बचे, आंसर वो आएगा जिसका रिमाइंडर जो 0 होगा वो आंसर आएगा। फिर हमने क्या करना है 18 को 9 के ऊपर डिवाइड करना है। तो बिकॉज 9 हमारे पास आंसर आया था, अब हमने 18 को 27 हो गया हमारा, अब पीछे रह गया हमारा 18। पहले हमने 72 को किया था, फिर 27 को किया तो 18 आया, अब हम 18 को किया तो 9 आया। अब हमने 18 को 9 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर क्या आया हमारे पास 2। फिर हमने 18 में से 2 को माइनस किया और उसको हमने क्या किया, जब 18 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 16। तो 16 ही आता है, तो 17 और 18 को माइनस में तो 16, हाँ 16 आता है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो 18 डिवाइडेड बाय 9 2 आएगा। 18 में जब आप 2 को माइनस करेंगे 16 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 9 से, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इसका कॉमन डिवाइजर है 27 और 72 का वो क्या है 9। तो 9 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे आपने क्या करना है, आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन हाउ मेनी वेज कैन सेट ऑफ 5 लेटर बी सिलेक्टेड फ्रॉम दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं टोटल, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं वो होते हैं जी 26। ए टू जेड कितने होते हैं लेटर 26। तो आपने क्या करना है 20, उन्होंने बोला है कि आपने कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं 5। तो तो इसमें आपने क्या करना है कम्बिनेशन ले लेना है किसका 26 का किसके साथ 5 के साथ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इस वन इवेंट कैन अकर इन एन वन वेज एंड इफ फॉर ईच ऑफ दीज एन वन वेज अ सेकंड इवेंट कैन अकर इन एन 2 वेज देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन बोथ इवेंट अकर इन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो n1 डॉट n ऑफ 2। तो ये जो है एमसीक्यूज आया है हमारे पास, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, n1 डॉट ये है जी हमारे पास सम ऑफ रूल्स हैं। तो सम ऑफ रूल्स से ये आया जी, मेरे पास अभी ये मिल नहीं रहा, चेक करती हूँ। तो इसमें ये इसका करेक्ट आंसर है जी। तो ये इस चैप्टर से ही आया है,
अभी मुझे मिल नहीं रहा, मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हाँ, ये जनरलाइज प्रोडक्ट रूल से है। जनरलाइज प्रोडक्ट रूल में आप क्या करते हैं, दो चीज़ों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। आगे हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द कंसीडरेशन ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करते हैं उसको कंसीडर किए बगैर उसके ऑर्डर को, तो वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिंपल एमसीक्यूज, आप लोग इसको तैयार करने क्योंकि मैथमेटिकली है तो मैं इसको आप सोल्व करवा दूंगी। अब ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन रेपिटेशन अलाउड है। देन द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग के सैंपल फ्रॉम नंबर ऑफ एलिमेंट इज सी एन प्लस के माइनस वन ऑफ के। तो ये क्या है, मैं आपको ये दिखाती हूँ हैंडआउट से, मैंने उस टाइम चेक किया था। सी एन क्या था कि जी, सी एन ऑफ एन प्लस के। तो हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये देखें, ये टेबल आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये देखें, अब इसमें क्या है, रिपीटिशन जो है, ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता, लेकिन जो है रिपीटिशन वो क्या है, रिपीटिशन इसकी अलो है। तो ये क्या होगा, एन प्लस के माइनस वन। इस पूरे टेबल को आपने अच्छे से तरीके तैयार कर लेना है। तो ये के सिलेक्शन है, जी पता कर सकते हैं आप, तो ये भी पता कर सकते हैं कि ये रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन ऑर्डर भी मैटर करता है। तो वो है जी के सैंपल एन ऑफ के। तो इसमें से आपसे कोई भी एमसीक्यूज पता कर सकते हैं। तो इसको आपने टेबल को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से आपके शायद 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ मैटर एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग के सैंपल फ्रॉम एन ऑफ एलिमेंट इज। तो अब ये देखें, इसी का जो है दूसरा ऑप्शन ले रही है, ये के परम्यूटेशन पे एन ऑफ के, जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, लेकिन जो है ऑर्डर वो मैटर करता है, वो है के परम्यूटेशन पी एन और एन कोमा के। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C3। तो आगे है, ए जो है हमारे पास 1 2 3 इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 जो है नेचुरल नंबर। तो 1 से लेके 5 तक क्या होते हैं, ये जो होते हैं, जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। आगे हमने नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अमंग 200 पीपल हैं इज 150 इधर प्ले टेनिस और स्नूकर और बाथ। तो जो 85 हैं वो प्ले करते हैं क्या, टेनिस को, और जो 16 है वो प्ले करते हैं टेनिस एंड स्नूकर दोनों। हो मैनी प्ले स्नूकर, तो स्नूकर कितने होंगे, इसमें हमने एन ऑफ एस फाइंड करना है। तो एन ऑफ, इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की एग्जांपल लगेगी। तो एन ऑफ यू, तो एन ऑफ यू जो मतलब कि जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, हमारे पास 200 हैं पीपल। और फिर हम एन जो है ये किस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एग्जांपल में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, हमने यूनियन ले लेंगे किसका, टी का मतलब है टेनिस और एस का मतलब है स्नूकर। दरमियान हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। और ये एन जो है ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। आगे एन ऑफ टी हमारे पास 85 है, मतलब कि जो टेनिस जो खेलते हैं वो कितने हैं, 85। फिर एन, फिर जो मतलब कि टी इंटरसेक्शन एस, तो ये हमारे पास 16 है, जो क्या करते हैं, प्ले करते हैं टेनिस और स्नूकर जो है दोनों प्ले करते हैं। उसके बाद जी हमने एन ऑफ एस स्नूकर को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे एन, इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, जो क्या है हमारे पास एन टी यूनियन एस, उसके बाद फिर एन ऑफ टी, फिर प्लस एन ऑफ एस, फिर माइनस कर देंगे इसमें से हम टी इंटरसेक्शन एस। फिर एन जो है टी यूनियन एस जो है हमारे पास क्या है, एन टी यूनियन एस मैंने इधर लिखा था, जो कि हमारे पास है 115। और एन ऑफ टी जो है हमारे पास ये है 85। एन ऑफ टी हम इसको इधर पुट कर देंगे फार्मूले में 85 को। और फिर आगे जो है नेक्स्ट जो है एन ऑफ एस, इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह नज़र आए। एक मिनट, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ब्लू ही कर देते हैं चलिए। तो 115 85 प्लस एन ऑफ एस, तो जो क्या है हमारे पास 16। तो आप लोगों को मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। अब ये देखें, जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो जो 150 है 150 वैसे ही रहेगा। और 85 प्लस एन, 85 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 60 को जब हम माइनस करते हैं 85 से, तो हमारा आंसर, हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 25 इसका आंसर आ जाएगा जब हम 85 में से माइनस करेंगे किसको, 60 को। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। तो जब हम 150 को इक्वल रख देंगे किसके, 25 के, तो एन ऑफ एस जो है जब इधर आएगा, एन ऑफ एस जो है इधर था, जब एन ऑफ एस जो है इक्वल से इधर आएगा तो ये बन जाएगा 150 जो है इधर था, तो जब इधर आएगा, जब इसकी जगह प्लेस होगी तो माइनस में चला जाएगा 115 माइनस 25। तो जब आप 150 में से 25 निकालेंगे तो 125 आएगा। तो 125 इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इधर इन्होंने जो लगाया हुआ था वो 25 है, जो कि इनकरेक्ट है, तो इसका 125 करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ प्रोसीजर दैट वील्स अ गिवन सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है जो हमें पॉसिबल आउटकम देता है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। इसकी डेफिनेशन अगर आप लोगों ने देखनी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक्सपेरिमेंट की। ये देखें तो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसीजर है जो गिवन सेट ऑफ देता है हमारे पास पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब भी हम डाई को फेंकते हैं जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम आती हैं, टोटल आउटकम आती हैं, वो हमारे पास कितनी होती हैं 6। तो 1 से लेके हमने क्या कर लेना है 6 तक इसकी आउटकम आएंगी 1 से लेके 6 तक। तो उसके बाद जो है उन्होंने बोला है कि वो वैल्यू बताएं जो ग्रेटर देन 4 हो। तो इसमें ग्रेटर देन 4 कौन सी है, मैंने सोल्व किया हुआ है। तो ग्रेटर देन जो 4 है वो हमारे पास कौन सी है 5 और 6। तो जब हम डाई को मतलब फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू आती हैं 6, 1 से लेके 6। उन्होंने बोला है 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो 4 से ग्रेटर 2 वैल्यू हैं 5 और 6, और मतलब 2 फेवरेबल आउटकम आएगी। तो हम क्या कर देंगे, जो इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम के ऊपर। तो हम मतलब कि हमने 2 को 6 के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2/6 तो आंसर नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि 2 3 6 होता है, सॉरी 6 है। अब तो इसको 2 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/3 जो है ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ़ 2 फेयर डाइज आर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबल 6। तो इसका उन्होंने बोला है अगर आप 2 फेयर डाइज को करते हैं डबल 6 आ जाए तो फिर क्या होगा। तो 6 को हम डबल 6 मतलब कि 6 × 6 तो आ जाएगा आंसर आपके पास 36। तो 1/36 इसका करेक्ट आंसर है। उन्होंने बोला कि एफ ए एंड बी जो है वो क्या है, 2 डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इफ़ ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी, तो इसका करेक्ट आंसर है जी इसका जो लास्ट वाला है पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनियन को जब आप खोल के लिखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है, मतलब कि पी ऑफ ए यूनियन बी। आपसे ये भी पता कर सकते हैं पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी किसके इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, पी ऑफ ए यूनियन बी के। तो फिलहाल इन्होंने पूछा है पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, तो ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के इक्वल है। तो ये भी आई थिंक मिड टर्म से एमसीक्यूज आया है, इसको भी आप तैयार कर लें। तो बीच में से कोई मिड टर्म से रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यूज। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट करते इतना। इफ अ फेयर डाइज इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये न्यू है। तो अगर एक फेयर डाइज को आप फेंकते हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर अपीयर। तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो 1/2 कैसे आएगा, जब आप डाई को फेंकते हैं तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आती है वो क्या होती है 6 होती है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं प्राइम नंबर में आनी चाहिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या है 1/2। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पॉसिबल जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो 2 हों। जैसे कि आप 3 जो है 7 6 ये सारे क्या हैं और नंबर हैं। तो अब ये देखें आप जो 3 की 1 और 2 ये दोनों क्या हैं प्राइम नंबर हैं। कैसे, 1 भी प्राइम नंबर है बिकॉज 1 जो है इसको आप अगर डिवाइड करते हैं 1 के मतलब जिसका जो डिवाइज़र है वो एक ही हो, मतलब कि 1 या 2 से ज़्यादा उसके डिवाइज़र ना हो। अब 2 है तो 2 का जो है डिवाइज़र 1 है, इस तरह मतलब कि 3 है तो उसके 2 हैं, मतलब एक है तो एक 2 हैं। तो इस वजह से 3 जो है वो क्या है प्राइम नंबर नहीं होगा बिकॉज इसके कितने हैं 2 आ जाते हैं डिवाइज़र। तो 3 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 जो है 2 पे डिवाइड तो नहीं होता है। 1 और 3 जो है ये क्या है प्राइम नंबर है, इस तरह मतलब कि 3 भी जो है प्राइम नंबर आ जाएगा। फिर इसका जो करेक्ट आंसर है 1/2 है। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। मतलब कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसकी मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, 2 हो गया, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर जो है वो उनकी मतलब के जो उसके होते हैं इंटीजर वो क्या हो 2 से ज़्यादा ना हो, या तो 1 हो या 2 हो। इफ़ पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ बी देन इवन ए एंड बी आर कॉल्ड डिपेंडेंट। मतलब कि अगर वो इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा डिपेंडेंट होगा फिर, बिकॉज अगर इक्वल होता तो वो इंडिपेंडेंट होता। तो ये नॉट इक्वल है तो ये क्या है डिपेंडेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इफ ए बी एंड सी जो है वो 3 इवेंट है, मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये किसके इक्वल होगा। तो ये पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, इसमें हम माइनस कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी फिर माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला ये आप लोगों ने पूरा तैयार कर लेना है। इसको आप बेशक कापी के ऊपर साथ साथ नोट वगैरह करके तो इसको तैयार कर लें। ये फार्मूला है सिंपल। तो आपके पास अगर 3 इवेंट है मतलब ए बी सी, तो आप उसको किस तरह लिखेंगे, तो उसको लिखने का ये तरीका होगा, इसके दरमियान इंटरसेक्शन वगैरह का साइन यूज़ करेंगे। तो ये वो तो ये हमारे पास how many vertices with the graph have which contains 16 edge and all vertices of degree 2।
तो वो कह रहे हैं अगर ग्राफ के 16 एज हैं तो जिसके जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी क्या डिग्री है 2। तो नंबर ऑफ एज जो है वो है हमारे पास 16 और 1/2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ डिग्री। डिग्री हमारे पास 2 थी, इसको हम डिवाइड भी कर देंगे 2 को और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे मतलब कि मैं आपको सोल्व करके बताती हूँ। जैसे आप देखें 1/2 को हमने डिवाइड भी किया, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये क्या है, ये फार्मूला है इसका। तो नंबर ऑफ एच कितने थे हमारे पास 16 इक्वल्स टू 16। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे हमारे पास 16 को जब हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। तो 16 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 16। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, अगर इफ ग्राफ हैज़ एनी वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 देन, तो अगर जो ग्राफ है इसकी जो है डिग्री क्या है 3, तो वो क्या होगा, या तो यूलर फॉर्म होगा या फिर हैमिल्टोनियन, आई थिंक हाँ हैमिल्टोनियन सर्किट होगा, या इट डज नॉट हैव यूलर सर्किट। तो अगर ईलर जो सर्किट होता है उसकी क्या होती है, वो इवन में होता है। जो ईलर सर्किट होता है वो हमारे पास होता है ईलर फॉर्म में, या तो मतलब कि उसकी डिग्री 3 होती है, मतलब उसकी डिग्री 2 होती है, 4 होती है, 8 मतलब इस तरह की होती है। उसकी मतलब कि डिग्री 3 नहीं होती, वो इवन में होता है। तो वो होता है हमारे पास ईलर सर्किट। तो ये ईलर सर्किट तो नहीं है ये, और हैमिल्टोनियन सर्किट तो बिल्कुल भी नहीं है ये। तो इसका आंसर जो है करेक्ट वो क्या है, इट डज नॉट हैव ईलर सर्किट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास आके, मैं आपको नेक्स्ट ये डायग्राम शो नहीं हो रही, ये एमसीक्यूज वही रिपीट हुआ है, तो मैं आपको इधर से समझा देती हूँ। वो पूछ रहे हैं हमसे ये जो ग्राफ है इसमें जो हैमिल्टोनियन सर्किट कौन सा है। तो ये देखें हैमिल्टोनियन सर्किट कौन सा है फॉर दी फॉलोइंग ग्राफ। इसमें हैमिल्टोनियन जो सर्किट है वो कौन सा है, इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ABCD। मैं आपको इधर से समझा भी देती हूँ, बल्कि आपको हैंड से दिखा देती हूँ हैमिल्टोनियन सर्किट। ये जी हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है जी। सबसे पहले एक ए से लेके ये ग्राफ बनेगा, ये देखें ए से बी, फिर आगे जी ये देखें ये इसका करेक्ट आंसर है GH। पहले ए से बी की तरफ जाएगा, फिर बी से डी की तरफ जाएगा, फिर डी से ई की तरफ जाएगा, फिर ई से एफ की तरफ जाएगा, फिर एफ से ऊपर चला जाएगा सी की तरफ। तो सी की तरफ जाएगा, सी की तरफ क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर सी से जी की तरफ आएगा, ये जी से जी की तरफ आएगा, फिर जी से एच की तरफ जाएगा ऐसे। ये इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, पहले ऐसे आएगा ऊपर, फिर नीचे जाएगा जी की तरफ, जी से एच की तरफ और एच से ए की तरफ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा हैमिल्टोनियन सर्किट। तो इसका करेक्ट आंसर इस तरह भी हो सकता है और इस तरह से भी आप सिर्फ पता कर सकते हैं, आपके दोनों फॉर्म से, मतलब से ए से बी, बी से सी पे डायरेक्ट जा सकता है, फिर सी से डी। तो इसमें से आपसे दोनों ऑप्शन पता कर सकते हैं, लेकिन जिसके लास्ट पे GH होगा, ये ट्रिक आपने याद रखनी है, वो क्या होगा हैमिल्टोनियन सर्किट। तो GH तो वैसे इस पे भी है, लेकिन आपने इस डायग्राम को देख लेने आपको समझ लग जाएगी। तो ABC जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। बिकॉज ये देखिए आपने दोनों राशिस को तैयार करना है, ABD की, मतलब इस तरह भी हो सकता है ये A से B, B से D, D से E, मतलब डायरेक्ट ये इस तरह जाए, E से F, F से C, C से G और G से H और H से A। और ये इस तरह भी जा सकता है A से लेके B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से E, फिर E से F, फिर F से फिर इधर डायरेक्ट G, फिर G से H और फिर H से A। मतलब कि ये ऊपर वाली साइड से भी आ सकता है, मतलब कि पहले A पे जाएगा, A से B जाएगा, फिर B से C, फिर C से D, इस तरह भी आ सकता है। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है ना, तो इसमें हम ऊपर से भी आ सकते हैं और नीचे से भी। तो ये आपने दोनों याद करने हैं इसके हैमिल्टोनियन सर्किट के, ये दोनों आपने तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है जी, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। चेंजिंग रोज ऑफ मैट्रिक्स इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब भी हम किसी भी रो को कॉलम में चेंज करते हैं, जैसे कि हमारे पास है 1 2 3, तो ये क्या है हमारे पास रो में है। अगर हम इसको कॉलम में लिखें, जैसे आप ये क्या चीज़ है हमारे पास रो में है, अगर हम इसको कॉलम में लिखें ऐसे 1 2 3, तो ये आप हमारे पास कॉलम में लिखे, तो ये हमारे पास क्या होता है ट्रांसपोज। जब हम ए का ट्रांसपोज देते हैं तब हमारे पास जो है रो क्या है कॉलम में चेंज हो जाती है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो आगे जी नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, उसे हम देख लेते हैं। 2 मैट्रिक्सेस, इसका करेक्ट आंसर जो है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। उसके बाद 2 मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी कंफिनेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। जो नंबर ऑफ ए है वो क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉलम, और ए जो है हमारे पास कॉलम होगा और जो बी है वो हमारे पास क्या होगा
रो होगा। जब हम इसको कंफर्मेबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स को, तो वो हो जाएगी हमारे पास कॉलम और रो। आगे नेक्स्ट MCQs क्या है जी, आगे हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट आ गया जी। तो ये अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊँगी बिकॉज टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लेंथी होगी, ऑलरेडी तो लेंथी होगी, तो फिर आप लोगों ने देखनी नहीं है। तो मैं फिर भी आप लोग ये सारे जो MCQ है या तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट ऑन कर लें, ये इंपॉर्टेंट जो है पास पेपर है। तो इसमें क्या है जी, फाइंड द नॉन आइसोमॉर्फिक ट्री विद 5 वर्टिसेस। तो आइसोमॉर्फिक वाला चैप्टर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देती हूँ, हम ये भी चेक कर लेते हैं। आइसोमॉर्फिक, पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखवा देती हूँ। ये देखिए आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, तो ये वाला चैप्टर है 42 आइसोमॉर्फिज्म वाला। तो ये वाला चैप्टर भी आप लोगों ने देख लेना, इसमें देखे आप ये आया हुआ है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस टाइम ये पुराना पेपर है, अब तो ये 3 मार्क्स का आता है, उस टाइम 2 मार्क्स का होता था। ये आप लोगों ने देख लेना, पेपर कोई वैसे यू वालों को होता है, इतना चेंज नहीं होता। ये आइसोमॉर्फिज्म के ये ग्राफ वगैरह हैं, ये सारे आप लोगों ने अभी मैं तैयार करे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों को सारे शॉर्ट बता देती हूँ। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कंस्ट्रक्ट करें इनपुट आउटपुट टेबल फॉर P एंड Q। ये बहुत ही ईजी है, मतलब कि इसमें होता है P एंड Q, मतलब कि 0 और 1 आएगा तो कंडीशन 0 हो जाएगी, 1 और 1 आएगा तो ये एंड का टेबल आपने सिंपल जो एंड का टेबल आपने ट्रुथ टेबल बनाना आता है वो बनाने आपने। इफ देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शन इंडोरिया आई थिंक आया है मिड टर्म से, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर 3 डिफरेंट ऑप्शन इंडोर गेम, 6 डिफरेंट ऑप्शन आउटडोर गेम फॉर स्टूडेंट इन स्पोर्ट वीक, देन फाइंड द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर अ स्टूडेंट हु वांट टू सिलेक्ट वन ऑप्शन। तो ये आई थिंक इंक्लूजन एक्सक्लूजन एग्जांपल से आया है, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद जी ये सारे MCQs आपसे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप लोग खुद हैंडआउट से ढूंढ के तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर और भी मेरे पास ऑब्जेक्टिव पार्ट के पास पेपर पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे मैसेज वगैरह कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप भी नीचे दिया गया है, वो भी आप ज्वाइन कर लें फन टॉप प्रिपरेशन के लिए। तो बाकी अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर सब्जेक्टिव पार्ट पर वीडियो बनाएं तो मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो अगर ज़्यादा स्टूडेंट ने बोला तो मैं बना दूँगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लेने सारे मैं आगे कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। तो ये टोटल हैं आई थिंक ये ग्राफ वगैरह से भी आए हुए हैं। तो आप लोग जिस स्क्रीनशॉट लेने अगर आप लोग को ये OJT वाला क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आई थिंक लास्ट वाले किसी चैप्टर में से आए हुए हैं। तो ये आई थिंक लास्ट है मेरे ख्याल से, ये सारे ग्राफ वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं। तो ये एंड हो गया। मैं अगर आपने वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर बता देती हूँ। लेक्चर नंबर 23 से हम स्टार्ट करते हैं जी, तो ताकि आप लोगों की तैयारी कंप्लीट अच्छी हो जाए। तो ये हैंडआउट मैंने किसी स्टूडेंट से मंगवाए थे, तो आई थिंक नेचर काफ़ी ऊपर चला गया। तो हम यहीं से ये देखेंगे आप क्या मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। ये भी आप लोग इसको मार्क कर लें। ये हैज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, हैज़ अ MCQs, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद जी आके हम लेक्चर नंबर 24 चेक करते हैं, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना, इसमें आपने सब कुछ तैयार करना है। ज़्यादातर ये जो शॉर्ट होते हैं ना क्वेश्चन ये आते हैं, तो आपने 1-2 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, आपका कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। ये नहीं आपने सारे MCQs को तैयार करना है, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं बस आपने एक क्वेश्चन देख लेना है, आपको समझ होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन किधर से आया हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर डिविजिबिलिटी, ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर है। तो इसमें से आप हैज़ा MCQs ज़्यादातर आते हैं इसमें, वो आपने तैयार कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पता कर सकते हैं, जैसे आप ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, जैसे कि आप बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप, तो ज़्यादातर इधर से शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने हैज़ ए शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको तैयार कर लेना है, इस चैप्टर को 24 को। एक बार आप लोग बस तैयार करें, इसके कंसेप्ट क्लियर कर लें। यूट्यूब पे वीडियो होती हैं, आप लोग टॉपिक को सर्च करेंगे तो आपके पास बेशुमार वीडियो आ जाएंगी, हज़ारों के हिसाब से वीडियो पड़ी होती हैं। ज़रूरी नहीं आप चैप्टर वाइज बने, आप टॉपिक पे सर्च करेंगे ना तो वो आपके सामने उस पूरे टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। मेथड ऑफ प्रूफ जो है इसमें, मेथड ऑफ प्रूफ में ये जो टेबल है ना, मेथड ऑफ प्रूफ का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रूफ, तो प्रूफ बाय कंट्रोडिक्शन,
तो प्रिडिक्शन, तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। MCQs पता कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है। उसके बाद जी सम बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है इसको। इसमें आप लोगों ने देखा है कि उधर से भी मैं आपको MCQs फाइल करा रही थी, उधर से भी आ रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, -1 की पावर n = 1, ये वाला। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इसे पता कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इधर से नहीं आएगा। छोटे छोटे जो होते हैं ना चैप्टर क्वेश्चन, तो वो आपसे पता कर लेते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो MTS 202 ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इसके इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसका चैप्टर जो है वो फिजूल नहीं है जिसको आप तकरीबन छोड़ दें। हाँ, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ MCQs आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, तो प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन भी जो है एज अ MCQs जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको कंट्राडिक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए, मतलब कि आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पता करें, जैसे आप ये प्रूव √2 इज इरेशनल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पता कर सकते हैं कि प्रूव करें इसको कि जो √2 है वो क्या रैशनल है या इरेशनल है। तो ये आपसे पता कर सकते हैं, ये भी आप लोगों ने एक बार देख लेना है। देखिए, आप छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पता कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना। बस ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादातर वही आपसे पता करते हैं। आगे हम लेक्चर नंबर 27 पे चलते हैं। एल्गोरिथम जो है एज अ MCQs, इसमें से 1-2 आपसे आ जाते हैं, बाकी इसका नहीं इंपॉर्टेंट। MCQs के लास्ट से ये फार्मूला हमने इधर तैयार किया था इसका, तो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम, तो ये आपसे MCQs वगैरह पता कर सकते हैं इसमें से, बाकी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट MCQs के लिए आपने इस चैप्टर को तैयार कर लेना है। वो भी जो मार्क हुई हुई हैं वही आप तैयार करें, बेशक मुझसे ले लें। इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज़ें वो हाईलाइट हुई हुई हैं, किसी स्टूडेंट भेजे हैं, तो कुछ इधर मैंने खुद भी मार्क किए हुए हैं। ये पता नहीं किसकी फाइल है, तो ये एक स्टूडेंट ने भेजी है। आगे जी ये यूनियन एल्गोरिथम, ये भी जो है ये हैज़ अ MCQs इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? 29 कम्बिनेट्रिक्स जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन हैज़ अ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर तो नहीं पता करेंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या होता है कम्बिनेटरीज के बारे में। बाकी ये इसमें MCQs आते हैं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा इसमें। सिर्फ आपने MCQs वो आप फाइल से भी आपको तैयार हो जाएंगे इसमें से, अगर आपने फ़ाइल अच्छे से कर ली तो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस फाइल में हाईलाइट हुई हैं। अच्छी फाइल है ये, तो किसी को अगर चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको भी करनी ज्वाइन कर लें। आगे फैक्टोरियल के, सिंबल के, परम्यूटेशंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हैज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन और हैज़ अ MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका जो टेबल है ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैटर के, सिलेक्शन के, कॉम्बिनेशन वाला। ये आप लोगों ने एक बार इसका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेना है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, लेक्चर नंबर 31 क्या है? कम्बिनेशन का। ये वही कम्बिनेशन वाला चैप्टर है, इसको ये इंपॉर्टेंट है। कम्बिनेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो लेक्चर नंबर 30 आई थिंक 31 है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है कम्बिनेशन वाले चैप्टर को। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, लास्ट वाले जो है ना 41 से 45 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। तो बाकी के सिलेक्शन आपने वो 5 चैप्टर लास्ट वाले तैयार करने हैं। बाकी ये वाला इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इस चैप्टर में हैज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, MTS 202 ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है। बस आप लोगों ने अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। अब ये जो है आपसे MCQs पता कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टेंट परम्यूटेशन दैट कैन बी परफॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड बेंजीन, ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पता कर सकते हैं, तो आपने इसको एक बार देख लेना है। ओके जी, ये जो है ये सारे इन्होंने बनाए हुए हैं, सैम्पल्स वगैरह बनाए हुए हैं। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाली प्रिंसिपल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQs में पता कर सकते हैं और हैज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पता कर सकते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका फार्मूला वगैरह आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आगे जी ये कौन सा चैप्टर था? 34, ये भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला है, इसका बस आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पता कर सकते हैं, MCQs पता कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है सेम के अलावा से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इधर से नहीं आएगा आपका। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन MTS 202, तो प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में से चांस है एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने का, और एक 23 चैप्टर है, और एक लास्ट वाले जो 3 से 4 चैप्टर हैं उधर से आपका लॉन्ग ऑप्शन मतलब के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
तो ये वाला चैप्टर आपने प्रोबेबिलिटी वाला अच्छे से तैयार करना है। ये लेक्चर नंबर आई थिंक 34 है, 35 है। आगे जो 35 था वो, तो जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, आगे ये प्रोबेबिलिटी का ये भी चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं स्किप करना है। प्रोबेबिलिटी के जितने भी चैप्टर हैं आपने सारे अच्छे तरीके से तैयार करने हैं प्रोबेबिलिटी के। और एक लेक्चर नंबर 23 है, वो आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें से MCQs भी आ जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी का, ये भी आपने तैयार करना है। प्रोबेबिलिटी का कोई भी चैप्टर नहीं आपने स्किप करना। ये 3 से 4 चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसमें से आपके ज़रूरी नहीं सिर्फ लॉन्ग, आपके शॉर्ट, आपके MCQ काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये 4-5 चैप्टर आपने प्रोबेबिलिटी के एक अच्छे से करने हैं। और एक लास्ट वाले जो चैप्टर हैं रैंडम वेरिएबल जो है, रैंडम वेरिएबल जो है MCQs इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है इसमें आपसे पता कर लें, लेकिन ज़्यादातर MCQs ही इसमें से आ सकते हैं। आपने बस इसका रैंडम वेरिएबल का छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। आप यूट्यूब पर जाकर रैंडम वेरिएबल सर्च करें, आपके पास इतनी सारी वीडियो आ जाएगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे MTH 202 में आपका हर चैप्टर का कंसेप्ट इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो ये ग्राफ वाले जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन आपकी डेफिनेशन वगैरह पता कर सकते हैं। तो इधर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन इसकी आ सकती है। MCQ ये लास्ट वाले जो चैप्टर है ना ग्राफ वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने, ये बस आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी, इसमें इतनी मुश्किल नहीं है ये। मतलब इसमें कोई भी चीज़ जो है आपकी स्किप वाली नहीं है। आपने लेक्चर नंबर 14 ये जो है ये MCQs के लास्ट से इंपॉर्टेंट है। बस ये चैप्टर सिर्फ MCQs के लास्ट है, बाकी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, ना कि शॉर्ट आएगा, पाथ है सर्कल, जस्ट MCQs, वो भी 1 से 2 MCQs आते हैं इसमें से। वो अगर आपने फाइल तैयार की होगी तो आप बेशक इसका चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। यूलर पावर, लिमिटेशन ऑफ सर्कल, ये सारे जो है एज MCQs इंपॉर्टेंट है। तो आगे 41 चैप्टर जो है वो मैट्रिक्स का है। ये भी आपसे बस मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपसे पता कर सकते हैं, स्केल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपसे पता कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो ये आपका जो है हैज़ा MCQs इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने MCQs अच्छे से किए तो ये आप 41 चैप्टर और 42 चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने MCQs फाइल अच्छे से तैयार की हुई हैं तो आप ये चैप्टर स्किप कर दें बेशक। आगे ये जो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs वगैरह भी आ सकते हैं। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो 40 और 41 चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने MCQs वगैरह अच्छे से तैयार किए हुए तो वो दोनों चैप्टर MCQs के लास्ट से इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तो उससे नहीं आएगा। आइसोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, अजीब सा, लेकिन आप लोग कोशिश करें, हो जाएगा तैयार है। आगे प्लानर ग्राफ, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बस इसमें से कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप कर दें। ये देखें सपोज कनेक्टेड प्लानर ग्राफ स्टार्टिंग नीचे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये आप कर लें। छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना आप उनको बस किया करें, ये जो बड़े बड़े होते हैं ना ये नहीं आते पेपर में। छोटे जो बहुत छोटे होते हैं ये, बाकी वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसका जो क्वेश्चन है ना ये आपने देख लेना एक बार, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे जो लेक्चर नंबर 44 ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है।